नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, बात करेंगे हम आज भारत के भूगोल की, और भारत के भूगोल में हमारा टॉपिक रहेगा भारत का प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हर उस टॉपिक को, हर उस बात को जानने का प्रयास करेंगे जो आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में अब तक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और वहां से आपके और भी ज़्यादा कितने क्वेश्चंस उठ सकते हैं उन सभी को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। इसमें बात कर रहे हैं हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, और आज का हमारा लेक्चर नंबर रहेगा 13। हालांकि लेक्चर नंबर 13 नहीं है, ये टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेक्चर नंबर शायद 8 होगा हमारा। ठीक है, भारत के भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाजन, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? भारत के भौतिक प्रदेश और भौतिक विभाजन की इसमें हम बात कर रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की इंक्वायरी हमसे लेना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी से संबंधित या कि ज्योग्राफी की सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप संपर्क कर सकते हैं। एनी इंक्वायरी किसके लिए? 8449889709 पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक आईडी अतुल कुमार मसौतिया के नाम से हमारी आईडी बनी हुई है, आप उससे भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आपका ईमेल आईडी atulyacoaching@gmail.com। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, हाँ जी, चलिए बिल्कुल अब स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। सबसे पहले एक छोटे से मोटिवेशन थॉट की बात करते हैं, और मोटिवेशनल थॉट है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया हुआ। एक ऐसे व्यक्ति जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान भारत को दिया जिसके बल पर आज हम दुनिया को आंख दिखाने के लिए तैयार हैं, और आज दुनिया के सामने आंख से आंख मिला कर खड़े होने की हमारे अंदर क्षमता है। ठीक है, चलिए, ये कहते हैं कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले तुम्हें सूरज की तरह जलना सीखो। यानी अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो, उसकी तरह आप दिखना चाहते हो, तो आपको सूरज की तरह तपना होगा, उसकी तरह तपना होगा, उसकी तरह आपको कष्ट झेलने होंगे, मेहनत करनी होगी, तभी आपको सूर्य की तरह चमक दिखेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। और प्रायद्वीपीय पठार की ये बाइलिंगुअल क्लास आपकी रहेगी। इसमें हम बात करेंगे जैसे आपका व्हाट इज द पेनिसुलर प्लेट। अब पेनिसुलर प्लेट क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी प्रायद्वीपीय पठार क्या है। ठीक है, दूसरे नंबर पर होगा आपका सेंट्रल हाईएस्ट ग्राउंड, यानी केंद्र की जो उच्च भूमि है, केंद्रीय उच्च भूमि, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरा है आपका अरावली रेंज। नेक्स्ट इसमें सेंट्रल भूमि में हम क्या करेंगे? अरावली रेंज के बारे में बात करेंगे, मेवाड़ प्लेट के बारे में बात करेंगे, मालवा प्लेट के बारे में बात करेंगे, और आपका वंदना रेंज, और आपका बुंदेलखंड का पठार, यानी अरावली श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, विंध्य श्रेणी, और आपका बुंदेलखंड का पठार। इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और ये टॉपिक भी है सतपुड़ा श्रेणी इसमें पढ़ेंगे, पूर्वी पठार इसमें हम लोग पढ़ेंगे, छोटा नागपुर का पठार पूर्वी पठार के अंतर्गत जो आएगा उसमें छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन यानी महानदी बेसिन, दंडकारणीय पठार के बारे में बात करेंगे। और जब हम उत्तरी पूर्वी पठार की बात करेंगे तो उत्तरी पूर्वी पठार में आपका मेघालय का पठार हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जब एक आपका आता है दक्कन का पठार, तो दक्कन के पठार में दक्कन ट्रेप के बारे में हम लोग बात करेंगे। कर्नाटक का पठार हमारा होगा, आंध्र का पठार होगा, और दक्षिणीय पठारी क्षेत्र, दक्षिणीय पर्वतीय क्षेत्र, यानी एक ऐसा क्षेत्र जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र था, ऐसे ठीक बिल्कुल दक्षिण में भी एक पर्वतीय क्षेत्र पड़ता है, जिसमें आपकी नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डिमम तथा तमिलनाडु में स्थित पालनी जैसी पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए फिर हम बात करेंगे पश्चिमी घाट, जिसको विश्व के जैविक विविधता के कारण यानी जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, और पूर्वी घाट की बात करेंगे, जिसको अन्य कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। और तटीय मैदान, तटीय मैदान कैसे? जैसे आपके जो तटीय क्षेत्र मैदान पड़ते हैं, जैसे गोवा का बीच है, जैसे आपका मुंबई का बीच है, इन सब के बारे में बात करेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो दोस्तों, इतना कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए अपने तैयारी पे लग जाइएगा, बिकॉज
टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन, समय और मौका किसी का इंतजार नहीं करते, और अगर मौका एक बार जीवन में आपके सामने से निकल गया तो आपको दिक्कत बनेगी और आप जीवन भर पछताएंगे उस मौके को निकलने के बाद। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रायद्वीप पठार की। तो प्रायद्वीप पठार क्या करती है, कुछ ये वाली है, ये आपका प्रायद्वीप पठार है। अब प्रायद्वीप पठार की आकृति आपको दिख रही होगी किस प्रकार की है, ये कुछ ट्रायंगल टाइप की है। कैसी है, ट्रायंगल टाइप की है। तो यहीं से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीपीय पठार एक त्रिभुजाकार आकृति वाला, एक त्रिभुजाकार आकृति वाला क्षेत्र है, त्रिभुजाकार आकृति वाला क्षेत्र है। भाई समझ में बात आई आपके, यानी जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो त्रिभुजाकार आकृति का है, यानी ट्रायंगल शेप में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है। देखिए अब मैं वो आपके सामने दिखा रहा हूं, यानी यहां से ले लिया जाए तो बेहतर होगा। देखिए यहां देखिएगा बुंदेलखंड का पठार, ये आपका बुंदेलखंड का पठार है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये बुंदेलखंड का पठार है। और ये आपका मालवा का पठार है जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, मालवा का पठार, ठीक है। और ये आपका बघेलखंड का पठार है। इसी के जैसे आप पूर्वी दिशा की ओर चलोगे, यानी कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी में आपको छोटा देखने मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दंडकारणीय पठार की बात करें तो छोटे से क्षेत्र में ये आपका दंडकारणीय पठार है आपको देखने को मिलेगा। ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य है, तो पश्चिम बंगाल जस्ट राज्य के जस्ट पश्चिम में आपको ये देखने को मिलेगा। तेलंगाना आ जाता है, आंध्र प्रदेश की राजधानी तेलंगाना, तो यहाँ पर तेलंगाना का पठार आपको देखने को मिलेगा। और नीचे बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा दक्कन ट्रेप, ये आपका दक्कन का पठार के नाम से जिसको हम जानते हैं। नीचे कर्नाटक राज्य है, तो कर्नाटक राज्य में जो ये वाला क्षेत्र पड़ेगा इसको हम कर्नाटक पठार के नाम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को मैप के माध्यम से भी ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पठार कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। ये जैसे ये थोड़ा सा क्षेत्र आपका शिलांग का पठार है, यहाँ पर शिलांग की पठारियाँ, आगे जाके बात करें तो मिसमी की पठारियाँ, किस्मी की पठारियाँ, ठीक है। और आपका अराकान योमा पहाड़ियाँ जो आपके पूर्वांचल यानी भारत और म्यांमार की सीमा रेखा को निर्धारण करने का काम करती हैं, तो ये भी यहीं पर मिलेंगी। चलिए दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं बढ़ता हूँ फिर आगे की ओर। और चलिए अब बात करेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार क्या है बारी बारी से जानेंगे बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पेनिसुलर प्लेट ऑफ इंडिया इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड प्लॉट, यानी एक ट्रायंगुलर शेप प्लॉट है, एक आकृति वाला एक भूखंड है, विच इज अ लैंड मैस ऑफ गोंडवाना, यानी वो किसका भाग है, एक गोंडवाना का भाग रहा है। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर गोंडवाना क्या है, तो मैं आपको गोंडवाना भी आपको बता देता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिएगा। मैं नोट्स ओपन करके गोंडवाना और अंगारा लैंड के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके मन में कोई भी संशय ना रहे, जिससे कि आप सोच पाएँ इधर उधर की कि सर कैसे आपने ये कर दिया, हमें तो पता ही नहीं चला। बिल्कुल समझने का प्रयास करें भाई। देखिए जब पृथ्वी आग का गोला थी और धीरे धीरे ठंडी हुई, तो वो दो रूपों में आपको देखने को मिली। दो रूप कौन कौन से देखने को मिली दो रूपों में? देखिए ये पृथ्वी है, ऐसा मान लीजिएगा, ये क्या है, ये पृथ्वी है। तो ये जो पृथ्वी दो भागों में मतलब एक स्थलखंड हुआ करता था पहले पूरा, एक आपका स्थलखंड हुआ करता था पूरा, और ये स्थलखंड को क्या कहा जाता था, पेंजिया, क्या कहा जाता था दोस्तों, पेंजिया। और इसके चारों तरफ ये वाला क्षेत्र, ये इसके जो चारों तरफ ये देखने को मिल रहा है, ये क्या था, ये जल था, ये वाला आपका जल हुआ करता था। जब ये जल हुआ करता था तो इस जल को क्या कहा जाता था, पैंथालासा, यानी जो स्थलखंड था ये, इसको हमने क्या कहा, पेंजिया कहा, और इसको क्या कहा हमने, पैंथालासा कहा। अब हुआ क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ ऐसी है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ कुछ गतिविधियां होती रहती हैं। जब इसके अंदर कुछ ना कुछ गतिविधियां होती रहती हैं तो
हुआ क्या, ये भूखंड दो भागों में टूट गया। ये भूखंड क्या हुआ, ये भूखंड आपका दो भागों में टूट गया, एक आपका ये उत्तरी भाग और एक आपका ये दक्षिणी भाग। ठीक है, ये बीच में आपका तैतीस सागर, ये आपका देख सकते हो। तो ये वाला जो भाग था, ये वाला दक्षिणी भाग, तो दक्षिणी भाग आपका कहलाया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, और ये आपका अंगारा लैंड। ठीक है, ये आपका अंगारा लैंड कहलाया। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत किस भूखंड का हिस्सा रहा है। भारत रहा है गोंडवाना लैंड का हिस्सा, और भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, वो हमारा गोंडवाना लैंड का ही अपना एक भाग है। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन करके पूछ लेता है। और ये बीच में बात करें तो ये आपका 33 सागर हुआ करता था, 33 सागर हुआ करता। तो ठीक इसी प्रकार जैसे टूटकर दो भूखंडों में विभाजित हुआ, ये भी टूटकर 7 भागों में विभाजित हुआ, जिसको 7 महाद्वीपों के रूप में जानते हैं। वो आपको विश्व का भूगोल पढ़ाते समय सारी बातें आपको बताऊंगा, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ा जाएगा और विस्तार से बताया जाएगा बिल्कुल तरीके से। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज आ गए हम यहाँ पर भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो क्या है, एक त्रिभुजाकार आकृति में है। आ जाइएगा, चलिए भाई। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला जो प्रायद्वीपीय पठार है वो किस आकृति में है, त्रिभुजाकार आकृति में। यहां से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। दूसरा, आकृति वाला एक भूखंड है जो किसका भाग रहा है, गोंडवाना भूमि का भाग रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। यानी भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र एक त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है, और दूसरा वो जो भूखंड है वो गोंडवाना लैंड का भाग रहा है। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर में को फैला है, जो कि भारतीय भौगोलिक दृष्टिकोण से, भारत का जब भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं, यानी भौतिक विभाजन जब भारत की बात करते हैं, तो ये भारत का सबसे बड़ा भूखंड होता है। इसके बाद में देखें तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो कि आपका 5 लाख वर्ग किलोमीटर में को फैला है। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यह है भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहां से क्लियर हो जाता है कि जो 4 भौतिक प्रदेश आपने बताए सर, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मध्य का विशाल मैदान, दक्षिण का पठारी भाग, और 4th नंबर पे तटीय क्षेत्र एवं द्वीप समूह। तो उन चारों क्षेत्र में ये सबसे बड़ा भूखंड के रूप में भारत में पाया जाता है, यानी 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कह सकते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल है। और उस क्षेत्रफल का आधा हमारा कौन सा है, आपका प्रायद्वीपीय पठार है। तो भारत का सबसे बड़ा भूखंड, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश या सबसे बड़ा भूखंड के रूप में इसको हम जानते हैं। आगे यह भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड भी है। यह है भारत का क्या है दोस्तों, यह भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। तो यहां से आपकी बहुत सारी बात क्लियर हो जाती है कि यह भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड भी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ये सॉरी मैंने यहां से कर दी, यहां से है यहां से। तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। और जो ये वाला क्षेत्र देख रहे हो, ये वाला क्षेत्र, ये आपका जानते हो कौन सा है, ये आपका भाग है तटीय क्षेत्र। जैसे काठियावाड़ का तटीय क्षेत्र, कोकण का तटीय क्षेत्र, मालाबार तटीय क्षेत्र, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान सरकार तटीय क्षेत्र, या उत्कल का मैदान, या आंध्र का मैदान। ये इस प्रकार से जो तटीय मैदान बने हैं, ये उनका विभाजन मैंने आपके सामने शो करा है, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पे पिक्चर आपके सामने हो और सीधा सीधा एज इट इज आप लोग आंसर बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरती के साथ आप लोग इसको कर दें। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अब देखिए, जो मैंने आपको अभी बात बताई कि इसकी औसत ऊंचाई जो है, जो आपकी प्रायद्वीपीय पठार की जो औसत ऊंचाई वो कितनी है, 600 से 900 मीटर। कितनी है, 600 से
900 मीटर के मध्य है। यह गोंडवाना के टूटने एवं उत्तर दिशा में प्रवाह होने के कारण था। यानी इसका जो निर्माण हुआ, जब गोंडवाना लैंड टूटा और टूटने के बाद जब वो उत्तर दिशा में प्रवाहित होता रहा तो ये ऊपर यूरेशियन प्लेट, जो यूरोप और एशिया की प्लेट थी, उससे जाकर जा मिला और ये आपका भूखंड भारत का किसका था, ये गोंडवाना लैंड का टूटा हुआ एक भाग है। तो ये पेंजिया का हिस्सा था। पेंजिया मैंने बताया कि जब पृथ्वी ठंडी होकर स्थल और जल खंड में बटी तो स्थल खंड को पेंजिया और जल को हमने क्या कहा, पैंथालसा कहा। सामान्यतः प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। सामान्यतः प्रायद्वीपीय सामान्य पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी जो ऊंचाई प्रायद्वीप पठार की क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। यही कारण है कि प्रायद्वीप पठार की जो अधिकांश नदियां हैं, यही कारण है कि जो प्रायद्वीप पठार की जो अधिकांश नदियां हैं उनका बहाव किधर को है, पश्चिम की तरफ को है। किधर को दोस्तों, उसका बहाव पश्चिम की तरफ की ओर होता है। तो ये भी आप इस तरीके से भी चीज़ों को बेहतर तरीके से याद कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और लग रहा है कि अतुल सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिएगा, प्रायद्वीप पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है। प्रायद्वीप पठार का ढाल किधर है, उत्तर और पूर्व की ओर है। जो सोन यानी सोन जो नदी, चंबल नदी और आपका दामोदर नदी घाटियों से स्पष्ट होता है। उसकी जो घाटियां हैं, तीनों नदी घाटियां जो हैं, किधर आपका भैया ढाल उत्तर और पूर्व की ओर को आपको देखने को मिलेगा, जिससे ये पता चलता है कि हाँ ढाल इधर को है। दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। दक्षिण ढाल में कुछ ऐसी नदियां मिलेंगी जैसे आपकी कृष्णा है, गोदावरी है, पेरियार, ये बहुत सारी नदियां आपको उधर को मिलेंगी, ठीक है। तो आपकी गोदावरी है, कृष्णा, महानदी, कावेरी, इन नदियों के बहाव से आपको ये पता चल जाएगा कि सर नीचे जाके इनका ढाल कैसा हो जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा और ताप्ती, प्रायद्वीपीय नदियों में जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, नर्मदा और ताप्ती नदियां अपवाद हैं। क्यों ये नर्मदा और ताप्ती नदी अपवाद क्यों है सर? अपवाद इस वजह से है क्योंकि ये जो बहती हैं वो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। ये दक्षिण पड़ती है लेकिन कहाँ बहती हैं, पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, ठीक है। ताप्ती और आपकी कौन सी, नर्मदा, क्योंकि इनके बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है और ऐसा ये भ्रंश घाटी से होकर बहने की, यानी ढाल से इनका मतलब नहीं रहा जाता। सपोज दैट ढाल तो है इधर को, जबकि नदियाँ की जब ढाल इधर है तो नदियाँ किधर बहेंगी, नदियाँ भी इधर ही बहेंगी। लेकिन हुआ क्या, इन ढाल में कुछ घाटियाँ बनी हुई हैं, ये दो घाटियाँ हैं। भाई घाटियाँ बनने के बाद फिर ढाल का मतलब खत्म हो जाता है। जब ढाल का मतलब खत्म हो जाता है तो नदियाँ कहाँ बहेंगी, ये दो नदियाँ यहाँ बह रही हैं, कौन सी, आपकी नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि कौन सा अपवाद है और कौन सी ऐसी बात है जो हमें एग्जाम पॉइंट के लिए भी जाननी बेहद जरूरी है। आगे समझे, प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पठारों का एक मिलन है, बहुत सारे पठार यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी कारण इस प्रायद्वीपीय पठार को हम पठारों का पठार कहते हैं, क्योंकि अनेक पठारों का यहाँ एक मिलन होता है, इसीलिए इसको हम पठारों का पठार कहते हैं, ठीक है। बढ़े भी आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ भी, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देखिए आगे समझे, अरावली पर्वत श्रेणी। अब हमने जैसे जैसे बताइए, अरावली पर्वत श्रेणी, आपका विंध्यन पर्वत श्रेणी, दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर का पठार, उनको हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। उनको क्या करेंगे, हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को ये पता हो जाएगा वहाँ से कि हाँ कि यार ये कहाँ सिचुएटेड है और इनको कैसे हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली के रिज से लेकर, जो वर्तमान में कहाँ से लेकर, वर्तमान में जहाँ राष्ट्रपति भवन है वहाँ से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालन तक लगभग 800 किलोमीटर, लगभग कितना, 800 किलोमीटर तक माना जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया अरावली पर्वत श्रेणियों की कुल लंबाई कितनी है लगभग, तो कितनी बताओगे, 800 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली के रिज से लेकर गुजरात के पालन तक इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। आगे, प्राचीन, यह प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है जो राजस्थान बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने का काम करती है। यह अलग करने की एक संरचना है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा,
यह प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो ये पूछ लेगा, 4 श्रेणी दे देगा, उनमें दे देगा निम्न में से कौन सी प्राचीनतम मोड़दार पर्वत की एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। तो उसमें विंध्यन श्रेणी दे देगा, आपका अरावली पर्वत श्रेणी दे देगा, शिवालिक श्रेणी दे देगा और आपका कोई दूसरी और श्रेणी दे देगा और उनमें से पूछेगा कौन सी है। तो आंसर आपका कौन सा होना चाहिए, अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि एक मोड़दार पर्वत का एक अवशिष्ट भाग है। ठीक है, ये क्या करता है, जो राजस्थान की जो बांगर भूमि है, बांगर भूमि कौन सी है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैं इस बात को ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, उत्तर के पर्वतीय उत्तर का मैदानी क्षेत्र पढ़ाते समय, तो राजस्थान का जो बांगर क्षेत्र है और आपका जो सेंट्रल की जो उच्च भूमि है, मध्य की जो ऊंची भूमि है, उन दोनों को जो अलग करने का काम करता है ना, करती है वो अरावली श्रेणी करती है। तो ये आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मध्य के उच्च भूमि और आपका राजस्थान के बांगर क्षेत्र को अलग करने का काम कौन करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए अरावली पर्वत श्रेणी। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। आप लोगों को अगर मैं युग की बात करूं, जैसे मैंने अपना ये प्री कैम्ब्रियन युग है, ठीक है, ये एक युगों के नाम है। कैसे हैं दोस्तों, युगों के नाम है। टर्सरी युग है, प्री कैम्ब्रियन युग है, कैम्ब्रियन युग है, तो ये आपके युगों के नाम है और इसका जो विकास हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन युग में या काल में हुआ है। अरावली की अनुमानित आयु की बात करें तो आयु की जो अनुमानित आयु आंकी गई है वो 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। 570 मिलियन वर्ष इसकी अनुमानित आयु दोस्तों क्या करी जाती है, मानी जाती है। समझ बात है दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये चीज आप देख लीजिएगा कहां पर क्या चीज है, देखिएगा मध्य भारत का पठार, यानी ये भारत के बीच वाले क्षेत्र को दिखा रहा हूं, मध्य, हाँ यहां हम लोग चल रहे थे। देखिए मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये आपका सर्वोच्च चोटी सिगार, ये इस तरीके से सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ये मैंने पिक्चर के माध्यम से आपके सामने शो करने का काम किया है। बंगेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और आपका उत्तर पश्चिम पठार, नर्मदा घाटी बेसिन, ये आप सतपुड़ा मैकाल पर्वत प्रदेश, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ, ये सब चीज़ आपको देखने को इसमें मिलेंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इससे काम नहीं चलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए प्रायद्वीप पठार यानी अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली की जो संरचना है, अरावली की जो बनावट है, अरावली का जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात करें तो अरावली की संरचना कैसी है दोस्तों। अरावली की संरचना पश्चिम भारत का एक मुख्य जल विभाजक है। बात समझ में नहीं आई, अभी आएगी। देखिए अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो मुख्य जल विभाजक का काम करती है। यानी जल विभाजक कैसे, देखिए पूर्व के जल को पूर्व की ओर भेजती है और पश्चिम के जल को पश्चिम की तरफ भेजने का काम करती है। तो दोनों जल को अलग अलग करती है। यह है जो राजस्थान मैदान के अफवाह क्षेत्र, जो राजस्थान में नदियां बहती हैं, राजस्थान मैदान के अफवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अफवाह क्षेत्र से क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, राजस्थान की नदियां इधर को बह जाएंगी और गंगा की नदियां इधर को बह जाएंगी। जो बीच में विभाजक का काम करेगी वो कौन करेगी, अरावली करेगी। तो मुख्य जल विभाजक का काम भी कौन करेगी भाई, अरावली पर्वत श्रेणी करेगी। लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। जो लूनी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर क्या हो जाती है, समा जाती है या विलीन हो जाती है। वो लूनी नदी आपकी इस पर्वत से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है, जिसको आप लोग याद रखेंगे, ये एग्जामिनर पूछ लेता है बहुत बार। ठीक है, मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है जो राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल से होती हुई, जो राजस्थान के, देखिए राजस्थान का जो बांगर वाला क्षेत्र है, राजस्थान का जो बांगर वाला क्षेत्र है और थार का जो मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थल है से होती हुई कच्छ के रण में जाकर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। इसलिए यह एक अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अंतःस्थलीय क्या होती है, अंतःस्थलीय प्रवाह मतलब होता है जो
स्थलखंड से चली हो नदी और स्थलखंड में जाकर खत्म हो गई हो, तो अंतःस्थल बोलते हैं कि स्थलखंड के अंदर ही चली और स्थलखंड के अंदर ही समाप्त हो गई। तो ऐसी नदी के उदाहरण की बात करें तो आपका लूनी नदी एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अरावली से निकलने वाली सुकरी और जवाई नदियां, अरावली से निकलने वाली सुकरी और जवाई नदियां लूनी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। देखिए, होने को तो लूनी नदी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा डीपली अंदर पहुंचता नहीं है। अब चूंकि आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, एक प्रवक्ता के तौर पे आप लोग काम करेंगे और एक इंटर कॉलेज में एक हाई स्कूल लेवल का आप लोग पढ़ाना है, तो आप लोगों से बहुत गहराई तक पूछा जा सकता है। कई बार नेट लेवल को क्रॉस कर देता है आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, तो ये ना सोचे कि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए उसकी भी सहायक नदियों को मैं आपको बता रहा हूं और बड़े ध्यानपूर्वक आप लोग समझने का प्रयास करें। तो जो ये जो पूछ लेता है कि लूनी नदी की सहायक नदियों में से कौन सी नदी है, तो जवाई और सुकरी नदी है। ये आपकी किस पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड है, तो आपकी प्रायद्वीप पठार से। प्रायद्वीप पठार में किससे है, अरावली पर्वत श्रेणी से। ठीक है, अरावली पर्वतमाला पश्चिम भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने जल विभाजक कहा, अभी आप कह रहे हैं जलवायु विभाजक है। सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है, जलवायु क्या होती है, जल विभाजक का मतलब जो एक ऐसी चीज, एक ऐसी भूमि, एक ऐसा अवरोधक जो जल को बांटने का काम करे, एक आधे जल को इधर भेज दिया, कुछ जल को इधर भेज दिया जाए। लेकिन जलवायु विभाजक का मतलब है, जलवायु का मतलब होता है कि 30 से 35 वर्ष के एक औसत मौसम को जलवायु कहा जाता है। 30 से 35 वर्ष का एक विशेष स्थान के 30 से 35 वर्ष के मध्य में जो एक औसत मौसम देखने को मिलता है उसको जलवायु कहते हैं। और इसी जलवायु, इस मौसम को बांटने का जो काम करती है वो अरावली पर्वत श्रेणी करती है, तो इसको एक जलवायु विभाजक के रूप में भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो जल विभाजक, जलवायु विभाजक और आपके ये बहुत सारे काम अब करती है जो पूर्व के अपेक्षाकृत अधिक, पूर्व के अधिक वर्षा क्षेत्र, देखिए पूर्व में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, पूर्व में बहुत ज़्यादा आपको वर्षा देखने को मिलेगी। और जब पश्चिम की ओर जाओगे तो राजस्थान के जैसलमेर जैसे जिले आपको मिलेंगे जो 49 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को वहाँ पर सूखा मिलेगी और आपको गर्मी भी देखने को मिलेगी। तो ये क्या करती है, दोनों के जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, उसको डाइवर्ट करने का काम करती है, उनको डिवाइड करने का काम करती है। ठीक है भाई, चले बढ़ते हैं आगे। देखिए उत्तर पश्चिमी भारत में यह क्षेत्र खनिज संसाधनों जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक, चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी उत्तर पश्चिमी भारत में यह क्षेत्र जो है, कौन सा, अरावली का क्षेत्र, अरावली के क्षेत्र में तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक, चूना पत्थर के जो भंडार हैं वो अच्छी मात्रा में मिलते हैं। और ये इसीलिए आपके अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग भी, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, चलिए अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो आपका गुरु शिखर है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत फेमस आपका शिखर है, मतलब चोटी है। तो ये पूछ लेता है, कई बार तो क्वेश्चन बड़ा बेढंगे तरीके से पूछता है कि गुरु शिखर है एक गुरु ग्रंथ, एक साहित्य ग्रंथ, एक चोटी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गुरु शिखर एक अरावली पर्वत श्रृंखला का एक सबसे ऊंची चोटी है, एक शिखर है जो आबू धाबी की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो आबू धाबी की पहाड़ियों में क्या है, स्थित है। इसी आबू पहाड़ियों में जैनियों का एक प्रसिद्ध धर्मस्थल है, एक जैनियों का एक प्रसिद्ध धर्मस्थल है जिसको दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हम उसको दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहते हैं और जैन मंदिर वहाँ पर स्थित है। जबकि अन्य शिखर क्या है? कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ भी कहाँ पर मिलता है? यहीं पर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा और भी अपने सखी सहेलियां यार दोस्तों को आप लोग बुलाइएगा, समझाइएगा। देखिए ये वो मंदिर है जो मैंने आपको दिखाया, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर माना जाता है जैनियों के, जैन धर्म के अनुसार। दोस्तों कभी आपको मौका मिले तो दिलवाड़ा के इस मंदिर में जाइएगा, बहुत ही प्राचीनतम आपको दिख भी रहा होगा। तो ये वो मंदिर है जिससे कि आपको देखते याद आ जाए कि हाँ ये अरावली पर्वत श्रेणी का क्या है, एक भाग है। चले आगे।
ये देखिएगा गुरु शिखर 1722 मीटर की ऊंचाई वाला गुरु शिखर, ये वो पठार है जिसकी ऊंचाई क्या है 1722 मीटर है, और ये वो चोटी है जो गुरु शिखर चोटी क्या कहलाती है, गुरु शिखर चोटी कहलाती है। तो यही प्रायद्वीपीय पठार में अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वत श्रेणी की, ना कि प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार की चोटी की सबसे ऊंची की बात करेंगे तो वो दूसरी होगी, बताएंगे जल्दी, ठीक है। चलिए बढ़ जाएंगे। चलिए अभी बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के साथ साथ मेवाड़ के पठार के बारे में। तो मेवाड़ का पठार क्या है, मेवाड़ का पठार विस्तार राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में है। तो कई बार ये करके पूछ लेता है कि जो मेवाड़ का पठार है उसका विस्तार कौन कौन से राज्य में है, तो आपका कहाँ मिलेगा, ये आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलेगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। और मेवाड़ माधव पठार का एक विस्तार राजस्थान और मध्य पठार जो बीच का पठार है, अरावली पर्वत को मालवा के पठार से क्या करता है, अलग करने का एक काम करता है, और अलग करने वाली एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यह अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अफवाह क्षेत्र से आता है। बनास नदी क्या है दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत से निकलने वाली एक नदी है। और बनास नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है, और चंबल जो सहायक नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, और यमुना जो सहायक नदी है वो किसकी, गंगा की सहायक नदी है। और गंगा जो सहायक किस में जाकर मिल जाती है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। और दोनों जाकर अपनी सखी सहेलियां मिलकर कहाँ डुबकी लगाती हैं, आपकी बांग्लादेश में जमुना, मेघना, पद्मा, ये सारी नाम रखती हुई कहाँ जाकर अपनी डुबकी लगाती हैं, आपके बंगाल की खाड़ी में। तो नदियाँ जब पढ़ाएंगे आपको और भी खूबसूरत रहेगा जानकारी आपके लिए, ठीक है। बनास नदी चंबल नदी की एक क्या है, महत्वपूर्ण सहायक नदी है। बढ़े आगे, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ तो इसके बारे में ज़्यादा जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं मालवा के पठार के बारे में। तो मालवा का पठार क्या है, मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित, मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है, मालवा का पठार कहा जाता है, मालवा का पठार कहा जाता है। और मालवा के पठार को राजस्थान में क्या कहा जाता है भाई, हाड़ौती का पठार। ये कई बार राजस्थान पुलिस में और राजस्थान के जो एग्जाम्स होते हैं, स्पेशल स्टेट एग्जाम जो होते हैं, वो बहुत बार पूछ लेता है कि भाई मालवा के पठार को राजस्थान में क्या कहा जाता है। तो मालवा के पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाड़ौती का पठार। अब ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान में पूछा जाएगा, ये भारत के अन्य किसी राज्य में या भारत के किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग सभी को पता होना चाहिए ये कैसे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका विस्तार दक्षिण में विंध्यन संरचना, इसका विस्तार दक्षिण में विंध्यन संरचना, उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियां क्षेत्र और पूर्व में बुंदेलखंड। उत्तर में विंध्यन श्रेणी जो है और उत्तर में ग्वालियर पहाड़ियां जो हैं और पूर्व में बुंदेलखंड यानी बघेलखंड और पश्चिम में मेवाड़ पठार क्षेत्र तक ये विस्तार है। ये इसका विस्तार कहाँ तक है, ये आपका विस्तार क्षेत्र आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए बढ़े भी आगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने यार दोस्तों में। ये वो मालवा का पठार है, ये वाला क्षेत्र मालवा का पठार आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, प्रायद्वीपीय पठार में आगे की, इसी में मालवा के पठार में यह बेसाल चट्टान से अपक्षरण मतलब चट्टानों का झड़ना, अपक्षरण के कारण काली मृदा का विकास हुआ। यहाँ किसका विकास हुआ, काली मिट्टी का विकास हुआ। इसलिए मालवा पठारी क्षेत्र कपास की कृषि के लिए, किसकी कृषि के लिए, क्योंकि कपास की कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आपके मालवा के पठारी क्षेत्र में। तो ये पूछ लेगा आपसे कि कपास के उत्पादन के दृष्टिकोण से पठार का कौन सा पठार भारत में बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, तो कौन सा आएगा आपका, मालवा का पठार। चंबल, नर्मदा और तापी यही की यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। चंबल जो कि एक यमुना की सहायक नदी है, नर्मदा जो कि ज्वारनदमुख बनाती हुई कहाँ, अरब सागर में गिरती है, तापी भी एक, ये दोनों भ्रंश घाटियों से होकर बहने वाली नदियां हैं। और यहाँ की क्या है, ये एक प्रमुख नदियों के रूप में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चंबल नदी घाटी भारत में अवनालिका, चंबल नदी घाटी भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसे बीहड़ या उत्खात भूमि भी कहते हैं, जिसको बीहड़ या उत्खात भूमि के नाम से भी उसको जाना जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते आगे। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये कुछ ऐसे ऊंचे ऊंचे स्थान हैं, बीहड़ हैं,
जो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही बेहतर तरीके से। हाँ, आगे बात करेंगे दोस्तों बुंदेलखंड के पठार के बारे में। किसके बारे में? बुंदेलखंड के पठार के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बुंदेलखंड का जो पठार है, इसका जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा, ये आपका मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य में इसको देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण, चूंकि ये क्या है, आपको बुंदेलखंड के नाम से एक कविता याद आ रही होगी और एक ऐसा नाम याद आ रहा होगा जिसको साहस के लिए जाना जाता है। बुंदले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तो यही वो वाला क्षेत्र है। सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण केंद्रीय उच्च भूमि का आर्थिक दृष्टि से यह एक पिछड़ा हुआ भाग है। हालांकि अब काफ़ी स्तर तक बेहतर हो चुका है, लेकिन फिर भी अन्य जो पठारी क्षेत्र है उनसे तुलना करें तो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र इसको माना जाता है। ठीक, चले आगे चले। देखिए अगले स्लाइड पर बात करते हैं। ये वो क्षेत्र दिखा रहा हूँ बुंदेलखंड का, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ की जो ग्रेनाइट, जो बुंदेलखंड की जो ग्रेनाइट और नीस की जो चट्टाने हैं, ग्रेनाइट और नीस की जो चट्टाने हैं, इनकी जो संरचना है, संरचना में अपक्षीय एवं अपर्दन, अपक्षीय अपर्दन मतलब जो चट्टानों का कटाव होता है, अपक्षीय अपर्दन की क्रिया होने के कारण क्या होता है दोस्तों, लाल मृदा का विकास हुआ। अब मालवा के पठार में काली मृदा का विकास हुआ, तो यहाँ कौन सा विकास हो रहा है दोस्तों? लाल मृदा यानी लाल मिट्टी का विकास हो रहा है। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक नदियाँ चंबल नदी के द्वारा बने महाखड्डों को उत्खात भूमि कहा जाता है, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। एमपी तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बंगेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि के पूर्वी पठार से अलग करता है। केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से क्या करता है? अलग करने का काम करता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, वीडियो में आनंद आ रहा हो और आप लग रहा है कि अतुल सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अच्छी है। विंध्य श्रेणी की हम लोग बात करते हैं। देखिए विंध्य श्रेणी की जब हम बात करते हैं तो इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक है। कहाँ तक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक है। इसे गुजरात में जोबट हिल, क्या कहा जाता है? जोबट हिल, तथा बिहार में कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या? जोबट हिल गुजरात में, और बिहार में इसको कैमूर हिल यानी कैमूर की पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है, जो विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से क्या करती है? अलग करने का काम करती है। तो यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन बनाने आने चाहिए, और आपको लोग प्रीवियस एग्जामिनेशन उठा लीजिएगा, एग्जामिनेशन के पेपर, उनसे क्वेश्चन को मेरे द्वारा पढ़ाए हुए थ्योरी से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं तो यकीन मानिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो या तो आप में कमी है या मुझ में कहीं ना कहीं कमी है अभी और मेहनत करने की। लेकिन मेरी तरफ से पूरी मेहनत है दोस्तों। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप लोग धोखा दे रहे हैं अपने जीवन में। देखिए ये वो क्षेत्र जो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। बढ़ा आगे, तो विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों की पर्वत श्रेणी है। जो विंध्यन श्रेणी है वो कई पहाड़ियों की पर्वत श्रेणी है, जिसमें विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन करके पूछ लेगा कि भाई बहुत सारे पहाड़ियों का जो संकलन है वो कौन सी श्रेणी में है? विंध्यन श्रेणी में। या विंध्याचल, कैमूर, पारसनाथ ये किस श्रेणी का उदाहरण है? तो विंध्यन श्रेणी का। या ये पूछ लेगा निम्न में से कौन सी पहाड़ी विंध्याचल श्रेणी में नहीं पड़ती है? तो 3-4 ऑप्शन देके एक नहीं देगा, तो ये आप लोगों को पूछ लेगा। किसी भी प्रकार से पूछ ले, आप लोगों को आंसर सही देना है। लाल बलुआ पत्थर कौन सा? लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की चट्टानों से, लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव है। यानी जो धात्विक खनिज है वो कम देखने को मिलते हैं।
परंतु भवन निर्माण के लिए जो आप लाल पत्थर लगाते हो, भवन निर्माण के लिए पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है। यानी भवन निर्माण में जो पत्थरों का निर्माण होता है, पत्थर जो लगते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इसका योगदान देखने को मिला है। खासतौर पर राजा महाराजाओं ने इस पत्थर का, लाल बलुआ पत्थर का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। बात करते हैं लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की चट्टान से निर्मित इस संरचना में, ये तो हाँ याद आइएगा, यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत, यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक भी है। यानी जो उत्तरी भारत है उसका जल और प्रायद्वीपीय भारत का जल, दोनों के जल को जो बांटने का काम करती है वो कौन सी करती है, आपकी यही श्रेणी करती है। क्योंकि यह गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को, यह गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से क्या करती है, अलग करने का काम करती है। ठीक है भाई, चलिए फिर दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत आनंद आया होगा इस क्लास में। दोस्तों अगर आप किसी प्रकार का पीडीएफ हमसे चाहते हैं तो आप लोग क्या करना है आपको, चलिए पहुंच लेते हैं वहीं पर। तो आप लोग करना कुछ नहीं है दोस्तों, एक छोटा सा काम आप लोगों को करना है, ये वाला काम देखिए, ये काम आपको करना है। यानी आप लोगों को व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप करना है 844988 पर, जहाँ से आपको ये बुक्स जो कि मेरे हैंड रिटन फॉर्म्स में लिखी हुई है आपको मिल जाएगी। खुद मैंने अपने हाथों से सजाई है और ये जल्दी मार्केट में प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगी। हस्तलिखित नोट्स आपको मिलेंगे, प्रिंटेड पीडीएफ आपको मिलेगी, नोट्स एंड पीपीटी के फॉर्म में और मॉक टेस्ट सीरीज के रूप में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आज की इस क्लास को हम यही रखेंगे और मिलेंगे अगली सेशन में, अगले वीडियो में ऐसे ही पूरे हंसते मुस्कुराते। तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।